नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले ई क्लास में हमने अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की चर्चा की थी और संविधानों का वर्गीकरण उसने संख्या के आधार पे और उसका स्वाभाविक रूप और विकृत रूप के आधार पर उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में बताया है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम अरस्तु द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण का चक्रीय परिवर्तन, क्योंकि वो चक्र बताता है, एक साइकिल बताता है कि पहले एक व्यक्ति का शासन होगा, राजतंत्र होगा, वो जनहित में काम करेगा, फिर उसका परिवर्तन होगा और फिर वो बदलकर विकृत रूप उसका निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा। निरंकुश तंत्र फिर बदलकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, जिसको कुलीन तंत्र का नाम देते हैं। और कुलीन तंत्र का विकृत रूप फिर वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र में परिवर्तन हो जाएगा। ये चक्र है। और तीसरा जो यूँ कह सकते हैं, या पांचवा जो संविधानों का वर्गीकरण है वो है संयत प्रजातंत्र या बहुतंत्र। मतलब बहुत सारे अनेकों व्यक्तियों के हाथ में सत्ता हो और सार्वजनिक हित में या जनहित में कार्य करें, वो उसका अच्छा रूप होगा और उसको संयत प्रजातंत्र या बहुतंत्र का नाम देता है। लेकिन कुछ समय बाद वो तंत्र भी परिवर्तित होकर भीड़तंत्र या प्रजातंत्र के रूप में बदल जाता है। और फिर प्रजातंत्र के बाद में फिर उनका कहना है कि फिर एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाएगी और पुनः फिर राजतंत्र की स्थापना होगी। इसी संदर्भ में हम आज संविधानों के जो चक्रीय परिवर्तन के बारे में अरस्तु ने जो बताया उसका अध्ययन और जो संविधानों का वर्गीकरण बताया है उसकी आलोचना के संदर्भ में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तनों का एक कालचक्र भी प्रस्तुत किया है, जिसे साइकिल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अरस्तु की धारणा है कि जिस तरह ऋतुएं स्वाभाविक रूप से बदलती रहती हैं, उसी प्रकार शासन में भी परिवर्तनों का चक्र चलता रहता है। राजनीतिक परिवर्तन का यह चक्र राजतंत्र से प्रारंभ होता है और क्रमशः निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, पॉलिटी या बहुतंत्र और अंत में प्रजातंत्र, जिसको भीड़ तंत्र के रूप में वो मानते हैं, और फिर इसके बाद फिर से राजतंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, उसी संदर्भ में ये बताया कि राजतंत्र से प्रारंभ होकर भीड़ तंत्र या प्रतंत्र के बाद फिर से राजतंत्र स्थापित होगा, ऐसा चक्र अरस्तु ने बताया है। अरस्तु के अनुसार संविधानों का सर्वश्रेष्ठ रूप राजतंत्र है, पर जब राजा जनहित से मुंह मोड़कर अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाता है, तब राजतंत्र निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। कुछ समय बाद निरंकुश शासन के भी अत्याचारों से पीड़ित होने के कारण कुछ अच्छे और योग्य व्यक्ति कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं। शासन सत्ता प्राप्त करने के बाद इन अच्छे व्यक्तियों के सद्गुण अदृश्य होने लगते हैं और ये अपने स्वार्थ साधन में जुट जाते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ समय के उपरांत कुलीन तंत्र का भी पतन हो जाता है और इसका स्थान धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र ले लेता है। एलिट क्लास, मतलब कुछ गिने चुने धनपतियों के हाथ में सत्ता आ जाती है। धनिक तंत्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता का शोषण करता है। परिणामतः जनता बगावत कर देती है या क्रांति कर देती है और धनिक तंत्र पॉलिटी या सर्व प्रजातंत्र में परिणित हो जाता है।
पर समय के साथ साथ इसका रूप भी दूषित होता होता जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है और करिश्माई नेता भीड़ के हितों पर जोर देने लगते हैं तो वह प्रजातंत्र कहलाने लगता है। भीड़ तंत्र, करिश्माई नेता भीड़ के हितों पर जोर देने लगता है या बहुजनों के हितों पर जोर देने लगता है तो वो प्रजातंत्र या भीड़ तंत्र कहलाने लगता है। भीड़ तंत्र एक प्रकार का अतिवादी लोकतंत्र है। अरस्तु के अनुसार यह संविधानों का निकृष्ट रूप है। अरस्तु ने जो अपना संवैधानिक चक्र बताया है या संविधानों का वर्गीकरण में जो बताया है उसमें शासन का निकृष्ट रूप वो भीड़ तंत्र को कहते हैं। संविधानों का निकृष्ट रूप है। इस रूप को प्राप्त करने के बाद संविधान में फिर परिवर्तन होता है और राज्य का कोई वीर व सद्गुणी व्यक्ति अपनी सत्ता स्थापित करके कानून के शासन की स्थापना करता है। यह संविधानों का राजतंत्र रूप होता है। इसके बाद उसी भांति संविधान के परिवर्तन का चक्र चलता रहता है जिसका उल्लेख हमने अभी ऊपर किया, पहले अभी किया है। वो चक्र पुनः चलता है, फिर भीड़ तंत्र आएगा और फिर राजतंत्र की स्थापना होगी, फिर कुलीन तंत्र आएगा, फिर ऐसे ये चक्र निरंतर चलता रहता है। ऐसा अरस्तु ने बताया है। इस परिवर्तन का क्रम है राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, उसके बाद धनिक तंत्र, फिर सर्व प्रजातंत्र और अंत में भीड़ तंत्र, और भीड़ तंत्र के बाद में पुनः राजतंत्र की स्थापना। अरस्तु के अनुसार शासन या संविधानों का यह परिवर्तन चक्र निरंतर अबाध गति से चलता रहता है, मतलब बिना रुके निरंतर ये अपनी गति से चलता रहने वाली प्रक्रिया है। और ये अगर आदिकाल में देखें तो कबीलों के बाद जब राज्य की या शासन की व्यवस्था हुई तो राजतंत्र के रूप में हुई। फिर धीरे धीरे कुछ एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता रही, फिर कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आई, और आज हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में बहुत से लोगों के हाथ में सत्ता है और वही भीड़ तंत्र के रूप में हम कहते हैं कि जहाँ बहुमत है वहाँ नेता, करिश्माई नेता अपना वर्चस्व स्थापित करके सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। अब इस चक्रीय परिवर्तन के बाद अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना की है। आलोचना के उन्होंने कारण भी बताए हैं और उनके बारे में उल्लेख किया है। अरस्तु के वर्गीकरण की कई आधारों पर आलोचना की जाती है। सिनक्लेयर जो एक विद्वान है, सिनक्लेयर ने के अनुसार अरस्तु के वर्गीकरण की कोई व्यवहारिक उपयोगिता नहीं है, क्योंकि उसने अपना वर्गीकरण संविधानों के व्यवहारिक पक्ष के आधार पर नहीं किया है। ब्लंडस्ली के भी इसी प्रकार से आलोचना करते हुए कहते हैं कि अरस्तु का वर्गीकरण पूर्णतया लौकिक है, क्योंकि उसने धर्म और राजनीति में संबंध स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। बर्गेस भी इसी क्रम में लिखते हैं कि अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं किया है। सीले भी आलोचना करते हुए कहते हैं कि अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों का वर्गीकरण किया है, जिसे आज के राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय और विशालकाय या भीमकाय राज्यों का वर्गीकरण करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और मोटे तौर से अरस्तु के वर्गीकरण की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की जा सकती है कि क्या कमियां हैं जिनके आधार पर बहुत सारे विद्वानों ने उनकी आलोचना की। कुछ लोगों का तो यही मानना है कि यह सरकारों का वर्गीकरण है, संविधानों का नहीं है। तो अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना करते हुए डॉक्टर गार्नर ने इस बात पर बल दिया है कि अरस्तु राज्य और सरकार में भेद ही नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप उसके द्वारा किया गया वर्गीकरण राज्यों का वर्गीकरण न होकर सरकारों का वर्गीकरण है। पहली जो आलोचना की गई है गार्नर ने इसको
जोर देकर स्पष्ट किया है कि यह सरकारों का वर्गीकरण है, संविधानों का या राज्यों का नहीं है। परंतु यह आलोचना उचित नहीं है, क्योंकि राज्य तथा सरकार का यह भेद आधुनिक युग की देन है। ग्रीक काल में तो राज्य और सरकार में तो अंतर किया ही नहीं जा सकता था, और अरस्तु का अपने समय में प्रचलित धारा से प्रभावित होना नितांत स्वाभाविक था। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में भी राज्यों का वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक वर्गीकरण सरकार के आधार पर ही किया जा सकता है। अरस्तु के बाद विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण किसी न किसी रूप में सरकार से संबंधित ही हैं। दूसरी आलोचना है मौलिकता का अभाव है, क्योंकि ये कुछ लोग मानते हैं कि ये जो संविधानों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा किया गया है ये उनका मौलिक विचार नहीं है। आलोचकों के अनुसार अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण में मौलिकता का अभाव है। उसने इस संदर्भ में अपने गुरु प्लेटो की नकल की है। केवल अंतर इतना ही है कि प्लेटो ने संवैधानिक प्रजातंत्र के स्थान पर अरस्तु पॉलिटी और प्रजातंत्र के स्थान पर भीड़तंत्र का नाम रखा है। प्लेटो के वर्गीकरण का आधार उत्तमता और संख्या को बनाया है, तो अरस्तु ने उसे आर्थिक तत्व और जोड़ दिया। उसमें अरस्तु ने आर्थिक तत्व और जोड़ दिया है। तीसरी आलोचना जो की गई है, पहली आलोचना ये वर्गीकरण सरकारों का है, संविधानों का नहीं। दूसरी आलोचना है मौलिकता का अभाव है, क्योंकि ये मूल उनका विचार नहीं है, ये प्लेटो का विचार है। उसमें केवल अरस्तु ने आर्थिक तत्व को ही और जोड़ा है। तीसरी आलोचना है संविधान, राज्य और शासन शब्दों का अभाव। संविधान, राज्य और शासन शब्दों में अंतर का अभाव। अरस्तु के वर्गीकरण में संविधान, राज्य और शासन शब्दों को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया है। अरस्तु इन शब्दों के भेद को स्पष्ट नहीं करता। आधुनिक समय में इन शब्दों में स्पष्ट भेद किया जाता है, अतः आलोचकों द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। नंबर 4 जो आलोचना के रूप में है, यह वर्गीकरण अवैज्ञानिक तथा संख्यात्मक वर्गीकरण है। अरस्तु का वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ है। इसी कमी और की संकेत करते हुए लिखा है, गार्नर ने इसी कमी की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि सरकारों के वर्गीकरण के रूप में यह असंगत है, क्योंकि यह ऐसे किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है जिसके अनुसार सरकारों पर परस्पर आधारभूत विशेषताओं तथा संगठन के रूप में संबंधित भिन्नता स्थापित की जा सके। वान महल ने भी इसी कमी के आधार पर कहा है कि जिस सिद्धांत पर यह आधारित है उसका स्वरूप राज्य के गठन से संबंधित न होकर गणित से संबंधित है। मतलब अवैज्ञानिक और संख्यावाचक जो वर्गीकरण है ये आलोचना के रूप में इन दो विद्वानों द्वारा स्पष्ट किया गया है, किंतु इस प्रकार की आलोचना युक्ति संगत नहीं है। शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ही राजनीतिक चेतना का अनुमान लगाया जा सकता है। और बर्गेस ने ठीक ही लिखा है, विद्वान बर्गेस ने ठीक ही लिखा है कि अरस्तु का वर्गीकरण नैतिक व आध्यात्मिक है, संख्यावाचक नहीं है। और पांचवी जो आलोचना आलोचकों द्वारा की गई है उसमें यह है कि प्रजातंत्र को उन्होंने सबसे निकृष्ट रूप जो माना है, उसी संदर्भ में कहा है कि प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया गया है संविधानों के वर्गीकरण में। इस आधार पर भी आलोचना की गई है। अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में प्रजातंत्र को उचित स्थान नहीं दिया है। अरस्तु प्रजातंत्र को भीड़तंत्र का पर्यायवाची मानता है, लेकिन वर्तमान समय में प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में विश्व के विशालतम और छोटे राज्यों में प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित है और उससे ही लोक कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं।
नंबर 6 जो आलोचना के रूप में है, अरस्तु का वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा नहीं उतरता। आलोचकों का यह भी आरोप है कि यह वर्गीकरण आधुनिक राज्यों पर खरा नहीं उतरता है। उनका कहना है कि अरस्तु ने अपने समय के नगर राज्यों को ध्यान में रखकर ही यह वर्गीकरण किया है, जो वर्तमान के विशाल राज्यों में लागू नहीं होता है या नहीं हो सकता है। इस आधार पर अरस्तु के वर्गीकरण की आलोचना करना उचित नहीं लगता, क्योंकि अरस्तु ने जब अपना वर्गीकरण किया था उस समय से राज्यों के रूप इतने बदले हैं कि उस समय किया गया वर्गीकरण का आजकल के राज्यों के प्रकारों के लिए उपयुक्त हो, यह आवश्यक नहीं है। 7वें नंबर पर जो आलोचना है उसके बारे में कहा कि परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। जो अरस्तु ने अभी शुरू में ही चर्चा की है कि परिवर्तन चक्र क्या है, वो संविधानों के वर्गीकरण का चक्रीय परिवर्तन किस प्रकार से बताता है, वो भी त्रुटिपूर्ण माना है। अरस्तु ने राज्यों के वर्गीकरण के साथ साथ शासन व्यवस्थाओं का परिवर्तन चक्र त्रुटिपूर्ण है। वस्तुतः राज्यों या शासन व्यवस्थाओं में वैसे ही नियमित या व्यवस्थित परिवर्तन नहीं होते हैं जैसे कि अरस्तु द्वारा बताए गए हैं। और अंतिम रूप में जो अंतिम आलोचना के रूप में जो बिंदु निकल कर आया उसमें है कि राजतंत्र का काल्पनिक चित्रण अरस्तु द्वारा किया गया है। अरस्तु मैसिडोनिया के शासक से बहुत अधिक प्रभावित था, क्योंकि मैसिडोनिया के युवराज और फिर विश्व विजेता सिकंदर के वो गुरु थे, तो वो वहाँ के शासन से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसलिए उसने कल्पना के घोड़े दौड़ाकर राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन विधान बताया। अतः वह प्लेटो जैसा कल्पना लोक में उड़ने वाला दार्शनिक बन जाता है, राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था या शासन पद्धति बताकर। इस प्रकार अरस्तु के संविधान के चक्रीय परिवर्तन व आलोचनाओं के विषय में आज हमने इस ई क्लास में चर्चा की। आगे हम अरस्तु द्वारा बताए गए वर्गीकरण का क्या महत्व है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।